हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है, इसमें किस किस टाइप का होता है, प्लास्टिक का कितना जनरेशन हो रहा है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन क्या है। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और बायोप्लास्टिक क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाई प्लास्टिक पोल्यूशन? तो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है? तो सबसे पहले प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर दैट इज मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। तो प्लास्टिक को किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक को बनाया जाता है पेट्रोलियम और कह सकते हैं क्रूड ऑयल से बनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक है वो डेली किसी ना किसी एक्टिविटी में यूज होता है। जैसे पैकेजिंग में यूज होता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हाउस होल्ड्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है और कई सारे काफ़ी कामों में प्लास्टिक्स का रेगुलर यूज होता है। तो प्लास्टिक्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रूड ऑयल, gases and coal. These are the sources of the plastics. Plastics के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? Plastics are non-biodegradable in nature and they are persistent in the environment for thousands of the years. नॉन बायोडिग्रेडेबल और persistent में क्या फ़र्क होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स they are not degradable by the biological activities. Okay, and persistent means they are strong enough to stay in the surrounding environment for hundreds of the years. So the plastic pollution is the accumulation of plastic and other plastic particles in the different sections of the environments that having the adverse impact on the living beings. Living beings का मतलब and also the other part of the environments, such as the plastic affect the human beings, animals, wildlife, marine animals, aquatic bodies. All these things are affected by the plastic pollution. So plastic can affect land, waterways and oceans. So recently a study conducted by UN Plastic Collective, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टडी कंडक्ट की, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी इंडिया जनरेट 46 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ईच ईयर। 46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट ईच ईयर, एंड आउट ऑफ दिस 40% इज नॉट कलेक्टेड। तो इस स्टडी के अनुसार क्या बताया गया कि इंडिया में हर साल 46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसका 40% इज अनकलेक्टेड, मीन्स कलेक्ट ही नहीं किया जाता है, एंड 43% इज यूज फॉर पैकेजिंग एज ए सिंगल यूज प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक और शॉर्ट्स में SUP भी लिखा जाता है कई जगह। तो SUP का मतलब है सिंगल यूज प्लास्टिक्स। और कई बार एग्जाम पूछा था कि सबसे बड़ा प्लास्टिक जनरेशन हम ये कह सकते हैं कि सेक्टर या एक्टिविटी कौन सी है, तो कौन सी है? पैकेजिंग। पैकेजिंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। सो इन 1950s द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाज 1.5 मिलियन टन, और ये 2016 में बढ़ के कितना हो गया? 335 मिलियन टन। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली 1/4 और कह सकते हैं 25% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज नेवर कलेक्टेड, कभी कलेक्ट ही नहीं किया जाता है 25% प्लास्टिक वेस्ट। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018, सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को। सो द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018, so what was the
थीम ऑफ दैट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बीट द प्लास्टिक। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीट द प्लास्टिक थीम कौन से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड थी। तो प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कौन सा रूल बनाया गया? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। और इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लोकल बॉडी होती है, किसी एरिया की कोई भी लोकल बॉडी होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेग्रीगेशन, फॉर द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो इसका ये कहना है कि किसी भी एरिया में जो भी प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्शन करने की, उसको सेग्रीगेट करने की, उसको प्रोसेसिंग करने की और डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी वहाँ की लोकल बॉडी की होती है। और लोकल बॉडी को एक ऐसा सेटअप सेट करना चाहिए दैट इज द डूइंग ऑल दीज थिंग्स। साथ ही द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में क्या किया गया? दिस रूल प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स और सिंगल यूज प्लास्टिक हैविंग द थिकनेस लेस देन 50 माइक्रोन। तो इस रूल में ये भी बैन किया गया कि 50 माइक्रोन थिकनेस से कम की प्लास्टिक बैग्स को यूज में नहीं लिया जा सकता। अगर हम देखते हैं कि 40% ऑफ टोटल प्लास्टिक इज डिस्कार्डेड आफ्टर द सिंगल यूज। तो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट यूज होता है उसका 40% इज डिस्कार्डेड एज आफ्टर द सिंगल यूज। अकॉर्डिंग टू द CPCB स्टडी, इंडिया जनरेट 26,000 tons of plastic waste each year। 26,000 टन ईच ईयर। और इसमें से कितना 10,000 टन है वो कैसे रहता है? अनकलेक्टेड। एंड द रिमेनिंग 16,000 टन इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड और प्रोसेस्ड। नाउ द नेक्स्ट है प्लास्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। जनरली द प्लास्टिक को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा थर्मोप्लास्टिक। एंड दूसरा है थर्मोशेड्स। सो चलिए बताते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं या प्लास्टिक के वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको मेल्ट करके दोबारा से रिकास्ट किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक प्लास्टिक की बकेट है तो आप उसको मेल्ट करके या किसी फैक्ट्री में मेल्ट करके दोबारा से उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी टॉयज में कन्वर्ट कर दो या किसी और स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस टाइप प्लास्टिक नोन एज थर्मोप्लास्टिक। एंड थर्मोशेड्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिक सॉलिड होती है और इसको हम गर्म करते हैं तो ये हीट के साथ और ज़्यादा सॉलिड होती जाती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इन द अनदर फॉर्म। सो दिस टाइप प्लास्टिक नोन एज थर्मोशेड्स। तो चलिए अब थोड़ा माइक्रोप्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है। तो माइक्रोप्लास्टिक टर्म की यूज सबसे पहले कहाँ पे हुई, किसने ली? तो इस टर्म की यूज सबसे पहले 2004 में प्रोफेसर रिचर्ड थॉम्पसन, जो कि एक मैराइन बायोलॉजिकल थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ, यूनाइटेड किंगडम से। सो रिचर्ड थॉम्पसन ने 2004 में सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक टर्म का यूज किया। सो माइक्रोप्लास्टिक आर द टिनी प्लास्टिक पार्टिकल्स हैविंग द डायमीटर लेस देन 5 मिलीमीटर। लेस देन 5 mm से जो भी पार्टिकल छोटे होते हैं उनको दे आर कम अंडर द माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक्स इंक्लूड द माइक्रोबीड्स। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। माइक्रोप्लास्टिक इंक्लूड्स द माइक्रोबीड्स दैट आर सॉलिड पार्टिकल्स with the greatest dimension of less than 1 मिलीमीटर। सो माइक्रोप्लास्टिक के अंदर ये कैटेगरी होती है जिसमें जो नोन है दैट इज नोन एज माइक्रो बीड्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, एंड देयर साइज इज द लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर हम प्लास्टिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इलास्टोमर्स एंड
प्लास्टोमर्स। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, प्लास्टोमर्स क्या होते हैं। तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलास्टोमर्स में कौन सा करेक्टरिस्टिक होता है? इलास्टिसिटी का। ओके। एंड प्लास्टोमर में क्या करेक्टरिस्टिक होता है? इनमें इलास्टिसिटी तो होती है, उसके साथ साथ क्या होती है? प्लास्टिसिटी भी होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड प्लास्टोमर्स। तो many environmental factors are responsible for the degradation of the plastics, like sunlight, sea, wind, wave action. These are break down the plastic into the smaller particles, and sometimes these small particles known as microplastics. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोतल है जो धीरे धीरे पहले बड़े पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स में, फिर माइक्रो प्लास्टिक्स में और फिर नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम प्लास्टिक को कैटेगराइज करते हैं साइज के अकॉर्डिंग, सो देर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द माइक्रो प्लास्टिक्स, और माइक्रो प्लास्टिक में वो पार्टिकल आते हैं जिनका साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो उसके बाद में आता है मीजो प्लास्टिक, जिनका साइज है वो 5 mm से बड़ा होता है और 10 mm से छोटा होता हो। उसके बाद में माइक्रो प्लास्टिक जो कि 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर के बीच में होता है। और नैनो प्लास्टिक्स का क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर टू लेस देन 1000 नैनोमीटर के बीच में जो साइज होती है, और जनरली अपन कह सकते हैं लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल्स हैं वो, दैट इज नोन एज नैनो प्लास्टिक्स। इसके बाद में फर्दर इन्हीं प्लास्टिक्स का कोई और टाइप से भी क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग टर्म दिए गए हैं, जैसे फेम्टो साइज प्लास्टिक की साइज क्या होती है, पिको साइज प्लास्टिक्स की साइज क्या होती है, नैनो साइज प्लास्टिक, माइक्रो साइज, मीजो साइज। तो इतना सब आपको याद नहीं रखना, एटलीस्ट आप ये जो 4 कैटेगरी है, नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, मीजो प्लास्टिक और मैक्रो प्लास्टिक, किस कैटेगरी की साइज क्या क्या है वो एटलीस्ट आपको याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लास्टिक है वो ओशियन में कहाँ से आता है, समुद्र में प्लास्टिक कहाँ से आता है। तो अगर हम समुद्र की बात करते हैं, अगर ओशियंस की बात करते हैं, तो ओशियंस में जो 80% प्लास्टिक है वो कहाँ से आता है? लैंड एक्टिविटी से। कि लैंड पे जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज फाइनली दे आर डम्प्ड इनटू द ओशियंस, एंड 20% plastics come from the oceanic activities like shipping, tourism, aquaculture, fishing. These are source responsible for the 20% plastics in the oceans. तो प्लास्टिक वेस्ट की सोर्सेज की बात करते हैं। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा प्लास्टिक का क्या सोर्स है? सो हियर यू कैन सी द पैकेजिंग, ऑलमोस्ट 69% कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पैकेजिंग सेक्टर और पैकेजिंग एक्टिविटी। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 10% हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जो घरेलू कार्य हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में 7% है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, 6% है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, 3% है ऑटोमोटिव सेक्टर से, 1% एग्रीकल्चर से, एंड रिमेनिंग 4% अदर सेक्टर से प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी जनरेट होती है प्लास्टिक के। तो फ्रेंड्स, जो भी ये टेबल और अभी जो कुछ रिसेंट अगली 2-3 स्लाइड्स में जो डेटा आने वाले हैं, वो दीज आर द रिसेंट डेटा एंड गिवन बाय द CPCB। ओके, सो अगर आप याद करना चाहते हो तो एटलीस्ट ये डेटा को याद रख सकते हो, बिकॉज दीज आर द लेटेस्ट डेटा ऑन द प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। So here you can see the CPCB provide the last 5-year plastic generation scenario of the country. So here you can see the year wise, but when we see in the 2020 or 21, so how much plastic waste generated? So here is the 41 lakh ton plastic waste generated per year.
अब हम यहाँ पे स्टेट वाइज अगर देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कितना जनरेट होता है, तो यहाँ पे 2016-17 का सीनेरियो दिया गया है हर स्टेट का, 17-18 का दिया गया, 18-19 का दिया गया, 19-20 का दिया गया और 20-21 का दिया गया है। तो ये सब याद रखना बड़ा मुश्किल है, हम इनको याद नहीं रखते हैं। तो इस टेबल में हम देखते हैं कि वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और वो कौन सा स्टेट है जो सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। तो चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्किम है वो सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, 82 टन पर ईयर। और उसके बाद में हम देखते हैं तो तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, कितना है, ऑलमोस्ट 4,72,675 टन पर ईयर। तो अगर स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और सिक्किम सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है जनरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल वेस्ट जो भी जनरेट होता है उसका 12% है वो कहाँ पे होता है, तेलंगाना में। तो इंडिया में अगर हम शुरू के टॉप 3 स्टेट को देखते हैं तो तेलंगाना एट द फर्स्ट प्लेस, उसके बाद में 10% तमिलनाडु एट द सेकेंड प्लेस, एंड वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दोनों में सेम है, सिमिलर, बोथ आर द सेकेंड प्लेस, एंड उत्तर प्रदेश इज द एट थर्ड प्लेस। So these four states producing the higher maximum amount of the plastic waste. अगर हम बात करें पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन, सो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन का मतलब है कि एक आदमी एक साल या एक महीने में, टाइम कोई भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, किसी भी टाइम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक आदमी एक साल में कितना वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। अगर हम पर कैपिटा वेस्ट सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2015-16 में देख सकते हो कि 1247 ग्राम मतलब 1.2 kg पर कैपिटा पर ईयर, लगभग 1.2 किलोग्राम है वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता था 2015-16 में, जो बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया, 3.07 kg पर ईयर। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटली लगभग है वो 3 kg पर ईयर हो, पर कैपिटा पर ईयर प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन होता है। अगर स्टेट वाइज हम देखेंगे पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में गोवा में और उसके बाद में तेलंगाना में। ओवरऑल प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तेलंगाना में। लेकिन पर कैपिटा देखिए तो सबसे ज़्यादा होता है दिल्ली में। अगर हम मिनिमम पर कैपिटा की बात करें तो मिनिमम वेस्ट सिक्किम में जनरेट होता है और पर कैपिटा भी मिनिमम सिक्किम में जनरेट होता है और उसके बाद में मेघालय। तो 3 स्टेट की लिस्ट दी गई है जहाँ पे मैक्सिमम पर कैपिटा और मिनिमम पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन होता है। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है। मैनेजमेंट की भी पूरी हर स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है सीपीसीबी की रिपोर्ट में, बट यहाँ पे हमने केवल वही स्टेट लिए जिनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम और टोटल कितना हो रहा है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने कलेक्ट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट कई हेड्स में होता है, जैसे रिसाइकलिंग में कितना यूज होता है, रोड मेकिंग में कितना यूज होता है, को प्रोसेसिंग में कितना होता है। को प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। को प्रोसेसिंग मतलब कोई ऐसी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें प्लास्टिक का यूज फ्यूल के तौर पे भी लिया जाता है और प्लास्टिक का यूज क्या लिया जाता है, रॉ मटेरियल के यूज में भी लिया जाता है। मतलब एक ही साथ एक ही मटेरियल का दो चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है। सो दैट इज नॉन को प्रोसेसिंग। आरडीएफ रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल के तौर पे कितना यूज लेता है, अदर यूज में कैसे होता है, पायरोलाइसिस में कितना यूज होता है, मैनेज होता है, और टोटल वेस्ट प्रोसेस कितना होता है। ठीक है, टोटल वेस्ट प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इंडिया में तमिलनाडु में है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट है वो प्रोसेस्ड होता है, कितना होता है, ऑलमोस्ट होता है 3,82,557 टन पर एनम। तो यहाँ पे अलग अलग हेड में आप देख सकते हो कितनी वैल्यू है।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की। उसके बाद में महाराष्ट्र में अगर सबसे कम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो सबसे कम होता है नागालैंड में 0.7 टन पर एनम। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है 11 लाख टन पर ईयर है वो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस्ड होता है। सो को प्रोसेसिंग क्या होता है? को प्रोसेसिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर किसी प्रोसेस में रॉ मटेरियल और एनर्जी सोर्स दोनों ही अगर एक ही किसी सोर्स को लिया जाता है सो दैट इज नोन एज को प्रोसेसिंग। और को प्रोसेसिंग में जो वेस्ट मटेरियल यूज लिया जाता है उसको एक नाम दिया जाता है, एंड नाम भी काफ़ी स्पेसिफिक है, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड रॉ मटेरियल AFR। तो इसको याद रखना, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल। तो अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। सो अगर हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का कौन करता है? उड़ीसा। और सबसे कम कौन करता है? नागालैंड। नाउ द नेशनल एफर्ट्स टू कर्ब द प्लास्टिक वेस्ट। तो इंडिया में नेशनल लेवल पे क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कब बनाया गया? 2016 में, जो ये पूरी कंट्री के लिए एक आउटलाइन देता है कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2001। तो 2016 में जो रूल आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2021 में। अमेंडमेंट मीन्स कुछ चेंजेस किए जाते हैं या कुछ एडिशन किया जाता है। तो क्या एडिशन किया कि 2021 में एडिशन किया कि जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं इंडिया में उन सब को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। कब से? 1 जुलाई 2022 से। सो जो भी 120 mm थिकनेस से कम के प्लास्टिक बैग्स हैं उनको 1 जुलाई 2022 से इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया में कंप्लीट बैन कब किया गया? 1 जुलाई 2022 से। ओके, उसके बाद में इसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में फिर अमेंडमेंट किया गया 2022 में। अब और 22 में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐड किया गया गाइडलाइंस ऑन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई, तो उनको इंक्लूड किया गया। साथ ही किया गया सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया। और इसके साथ ही अल्टरनेटिव्स, न्यू अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक पैकेजिंग, की प्लास्टिक पैकेजिंग के क्या नए अल्टरनेटिव होने से इनको भी यूज़ किया गया। तो यहाँ ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें क्या क्या ऐड किया गया। तो इसमें ऐड किया गया EPR गाइडलाइंस, सर्कुलर इकोनॉमी, अल्टरनेटिव्स फॉर द प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग मैनेजमेंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर दिस अमेंडमेंट। नाउ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो 1990 में थॉमस लिंग्विस्ट थॉमस लिंडक्विस्ट थॉमस लिंडक्विस्ट ने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया। एक्चुअली ये क्या एक पॉलिसी अप्रोच है, ये कोई इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है। दिस इज ए पॉलिसी अप्रोच दैट इज डेवलप बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स। इसमें क्या करते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करते हैं कंज्यूमर्स को, या जो भी कंज्यूमर चैन होता है उसमें, जैसे पैकेजिंग में या वेस्ट को सेग्रीगेशन में, कलेक्शन में, मैनेजमेंट में। इसी के साथ ये जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट को एंश्योर करते हैं।
नाउ द इंडिया प्लास्टिक पैक्ट्स। सो अगर एशिया के लेवल पे देखें तो ये एशियन कंट्रीज में इंडिया एक ऐसा देश है जिसने पहली बार ये बना था, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट बना था, ठीक है। और इस प्लास्टिक का मेन काम क्या था कि जितने भी लोग जो एक प्लास्टिक चेन कंजप्शन चैन में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन चैन में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक सुटेबल सस्टेनेबल अप्रोच को ढूंढना मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, अगर हम बात करते हैं कि प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, उनको खरीदने वाले कंज्यूमर जितने भी लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक सस्टेनेबल वे को सर्च करना कि हाउ वी कैन रीयूज, रिसाइकल और मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट। देन आफ्टर द मैस्कोट, प्रकृति। मैस्कोट मीन्स शुभंकर प्रकृति, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ द प्रोजेक्ट रिप्लान। तो प्रोजेक्ट रिप्लान है वो, प्रोजेक्ट रिप्लान मीन्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका एम था कि प्लास्टिक कंजप्शन या प्लास्टिक बैग के कंजप्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। उसके बाद में चोपड़ा कमेटी फॉर्मेशन। तो चोपड़ा कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया टू स्टडी द इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द दिल्ली सिटी। सो एंड फर्स्ट टाइम चोपड़ा कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2022 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पे बैन किया था। 19। सो ये एग्जाम पूछा जाता है 19 सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे कब बैन किया गया था? तो 1 जुलाई 2022 को बैन किया गया था। उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, उनके इंपोर्ट पे, उनके स्टॉक पे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, उनकी सेल पे, उनके यूज पे प्रोहिबिशन किया था। तो कौन कौन से 19 आइटम्स हैं? ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून, प्लास्टिक फ्लेक्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन वो प्लास्टिक होता है, शॉर्ट में PS बोला जाता है, जो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। थर्मोकोल, जो चाय के कप आते हैं या प्लेट्स आती हैं तो वाइट वाइट कलर की थोड़ी थिक थिक, वो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक होता है। देन आफ्टर प्लेट्स, कप्स, ग्लास, फोर्क, स्पून, नाइव्स, स्ट्रो, ट्रे, रैपिंग मटेरियल, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेटिंग, प्लास्टिक और PVC बैनर लेस देन 100 माइक्रोन थिकनेस एंड स्टरर्स. So these are 19 items they are banned by the government of India from 1st July 2022. Now the apps related the सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवियंसेज। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहला ऐप है ग्रीन दिल्ली ऐप, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी शिकायत की जा सकती है। दूसरा है ऐप है वो है सप CPCB SUP मोबाइल ऐप, जो CPCB द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड है। नाउ द बैन ऑन कैरी बैग्स। ओके, सो इंडिया में अलग अलग ईयर्स में अलग अलग साइज के कैरी बैग्स पे बैन किया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं जिनकी थिकनेस 50 mm से कम है, उनको बैन कर दिया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने 2021 में इसी रूल में क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया गया, अमेंड। इसमें क्या किया कि जो 50 mm साइज है थिकनेस, इसको इन्होंने बढ़ा के मिनिमम कितना कर दिया, 75 mm कर दिया, कि अगर 75 mm से थिकनेस से कम के प्लास्टिक बैग हैं प्रोहिबिटेड हैं एप्लीकेशन में। उसके बाद में इसमें फिर अमेंड किया गया 2022 में इसी रूल में, और इसमें ये कर दिया और थिकनेस बढ़ाकर और 75 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 120 mm, कि भाई 120 mm से कम वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स को
हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं जो पैकेजिंग रैपिंग में काम में ली जाती है, जिनकी थिकनेस 50 mm से कम है, वो यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने वो प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा दिया जो लेस देन 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है। साथ ही उन्होंने जो प्लास्टिक के सेचे हैं, छोटे छोटे आते हैं, जिनको स्टोर पैकेजिंग के गुटखा वुटखा तंबाकू के काम में ले जाता है, उन पे भी साथ ही बैन कर दिया जाता है। आजकल आप देख सकते हो जो भी गुटखा तंबाकू आता है वो प्लास्टिक के बैग्स में नहीं आता, वो कुछ अलग टाइप के मटेरियल में आता है, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल। So all these we already discussed when why the plastic was banned in the India. सो नेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी प्लास्टिक को बैन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या सेटअप किया गया है। सो द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप, okay, so it was the first it was the earlier convention that is modified into the marpol। तो मारपोल का काम क्या था कि जो शिप्स हैं वो ओशियन में प्लास्टिक को डंप नहीं कर सकती, इससे रिलेटेड ये कन्वेंशन था जो कि 1903 में अडोप्ट हुआ था। उसके बाद में 2011 में नोवा नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएनईपी के साथ मिलकर होनोलुलु स्ट्रेटेजी बनाई जो क्या था कि प्लानिंग टूल था टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद में 2017 में यूनेप ने एक अनाउंस द क्लीन सी कैंपेन, तो सी को क्लीन करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया। लंदन कन्वेंशन 1972, जिसको शॉर्ट में LC72 के नाम से भी जानता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका काम था कि मैराइन पोल्यूशन को प्रिवेंशन करना फ्रॉम द डंपिंग वेस्ट एंड अदर मटेरियल। नाउ द मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्लास्टिक्स। सो इंडिया में अब प्रेजेंट में जो भी प्लास्टिक्स आते हैं उन पे मार्किंग और लेबलिंग बहुत ही मैंडेटरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई रूल रेगुलेशंस डिसाइड किए हैं। तो जो भी प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं और मल्टी लेयर प्लास्टिक होती है पैकेजिंग वाली, उसके उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो स्पेसिफिकेशन है प्रिंटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर का नेम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, और थिकनेस कितनी है कैरी बैग की ये होनी चाहिए। तो आजकल आप देख सकते हो जो भी बैग लेते हो आप उसमें देखते हो सील लगी होती है जिसपे थिकनेस है, मैन्युफैक्चरर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिखा होता है। तो अगर हम रिसाइकलिंग मार्क की बात करते हैं तो रिसाइकलिंग, जिनको रिसाइकलिंग लेबल या आप मार्क भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसाइकलिंग लेबल और मार्क के बेसिस पे प्लास्टिक को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया या 7 लेबल्स में कैटेगराइज किया गया। दिस इज द फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और सभी का एक पर्टिकुलर नाम है जो आपको उसी का नाम रखना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है, PET या शॉर्ट में और PET भी बोला जाए, जिसको पॉली इथाइलिन टरपथलीन। ओके, उसके बाद में HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, थर्ड नंबर पे है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोर्थ पे है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, फिफ्थ पे है PP पॉलीप्रोपिलीन, सिक्स पे PS पॉलीस्टाइरीन एंड सेवन पे अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी में क्या क्या जाता है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएमाइड, स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड और बायोप्लास्टिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो बायोप्लास्टिक पे कौन सा साइकिल होगा, तो 7 सर्कल। तो ये एक रिसाइकलिंग सर्कल होता है जिसमें क्या 3 एरो होते हैं जो एक ट्राइंगल की शेप में होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप देखना जो भी ट्राइंगल है, जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है वो एरो इसको फिर फॉलो करेगा, दूसरों और इसको फॉलो करेगा, तीसरों, बीच में एक नंबर होता है जो एक प्लास्टिक के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी रिसाइकलिंग लेबल है वो एक IS स्टैंडर्ड के द्वारा दिए गए थे जिनको, और वो IS स्टैंडर्ड है 14,534 इन 1998 में। टाइटल दिया गया गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। द सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस द कोड सिस्टम इन 1988। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कोड नंबर है वो किसके द्वारा दिया गया, 1988 में
सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री, SPI। और इस सिंबल में क्या होता है, 3 एरो होते हैं जो ट्राइंगल सर्कल में होते हैं, और अंदर में बीच में एक नंबर होता है जो टाइप ऑफ प्लास्टिक इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीज आर द सीरियल नंबर and each number having a specific type of the plastic, or here you can see the common items like सोडा बोतल। अगर आप सोडा बोतल पे देखोगे तो जनरली PET लिखा होता है। वाटर बोतल पे भी आप देखोगे जनरली PET, और ये 1 नंबर का सर्कल लिखा होता है। जनरली वहाँ पे PET वगैरह नहीं लिखा होता, वहाँ पे सर्कल दिया होता है 1 नंबर में। तो इसका मतलब आप समझ जाते हो कि पॉली इथाइलिन टरथलीन टाइप का प्लास्टिक है। सो इस टाइप से ये अलग अलग प्लास्टिक को कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको मेनली इनकी डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग प्रॉपर्टी पे क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट कैटेगरी को देखते तो इजी टू रिसाइकल है, सेकंड कैटेगरी भी इजी टू रिसाइकल है, थर्ड कैटेगरी हार्ड टू रिसाइकल है, फोर्थ कैन बी रिसाइकल, फिफ्थ भी कैन बी रिसाइकल, सिक्स्थ है हार्ड टू रिसाइकल, और सेवन्थ भी हार्ड टू रिसाइकल। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स और कुछ एडिटिव की, जो कि जनरली हैं वो प्लास्टिक के जब कोई आइटम बनाए जाते हैं तो उनमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, तो इनमें इनको आपको याद नहीं रखना है, केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनको स्लाइड्स को डाला गया है। तो सबसे पहले प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक फॉर्मेशन में प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ड्यूरेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक मटेरियल को। दीज आर द केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सेकेंड है बायोसाइड्स। ये बायोसाइड्स क्या होते हैं कि टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक में मिलाए जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो, माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्लास्टिक को कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद में फ्लेम रिटार्डेंट हैं, वो प्लास्टिक में मिलाए जाते हैं ताकि उस पर हीट और फायर का इम्पैक्ट मिनिमम हो। उसके बाद में स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स को प्लास्टिक्स में मिलाए जाते हैं। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो भी अब तक पढ़ा उसके बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लास्टिक विच आर स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स विथ ए डायमीटर ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर। सो वी ऑलरेडी डिस्कस in microplastic the small beads having the diameter less than 1 mm known as microbeads. Okay, so right answer is the microbeads. Second, currently in India the plastic bags are banned below the thickness of, so present में पहले 50 से कितना गया, 75 से 120 mm। तो present में 120 mm थिकनेस से नीचे वाले प्लास्टिक बैग्स बैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग इंक्लूडेड अंडर। तो कौन से अमेंडमेंट में किया था, तो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 के अंदर EPR की गाइडलाइंस को इंक्लूड किया गया था। इसके साथ साथ किसको इंक्लूड किया गया था, सर्कुलर इकोनॉमी और अल्टरनेटिव फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग को इंक्लूड किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बायोप्लास्टिक के बारे में। तो इसके नाम से ही पता चला कि बायोप्लास्टिक क्या है। सो द प्लास्टिक दैट इज द बायो बेस्ड और दैट इज प्रोड्यूस और डेवलप फ्रॉम द बायोमास सच एज कॉर्न, शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल और वुड पल्प से बनाया जाता है। इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कंपोस्टेबल होते हैं, इनसे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। So bioplastic are biodegradable material that come from the renewable sources। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोबली केवल 2% contributed by the bioplastic in the total plastic production। So bioplastic mainly develop from the extracting the sugar from the corn और sugar cane। जो भी प्लांट जिनमें शुगर होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं polylactic acid। So these are the monomer units polylactic acid। They are also made from the polyhydroxy alkylonate से भी, PHA जिनको शॉर्ट में कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। So PLA and PHA they are known as bioplastics। Okay, एग्जाम में क्वेश्चन आता है PLA and PHA they are as a bioplastic। So PLA और PHA में क्या डिफरेंस है, PLA is derived from the plants
एंड द PHA derived फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और PLA प्लास्टिक को मेनली फूड पैकेजिंग में काम में लिया जाता है, जबकि PHA को मेडिकल सेक्टर में काम में लिया जाता है। सो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है दैट इज नोन एज पार्केसीन, जिसको 1862 में अलेक्जेंडर पार्किंस ने सेल्यूलोज से बनाया था। अलेक्जेंडर पार्किंस ने पार्किंसीन प्लास्टिक को 1862 में सेल्यूलोज से बनाया था। उसके बाद में एक बायोप्लास्टिक बनाया गया था बैक्टीरिया से 1926 में फ्रेंच रिसर्चर म्यूराइस लिमोजिन के द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायोप्लास्टिक। तो बायोप्लास्टिक कई टाइप के होते हैं, जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, PHA। एक प्लांट से प्रोड्यूस होता है जिसको हम PLA बोलते हैं। तो बायोप्लास्टिक इज डेराइव फ्रॉम सेवरल मटेरियल लाइक स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक आर मेड अप फ्रॉम द वुड पल्प। थर्मोप्लास्टिक आर स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि पॉलीलैक्टिक एसिड्स आर फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च ऑफ द क्रॉप्स। सो फर्मेंटेशन और सेक्रिफिकेशन प्राप्त से हम शुगर में कन्वर्ट करके पॉलीलैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको मेनली यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बोटल्स एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट PHB यूज फॉर मेकिंग बैंक नोट्स एंड कार पेंट्स। पॉलीएमाइड 11 P11 को यूज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल इज यूज फ्रॉम मेकिंग द ऑयल एंड गैस फ्लेक्सिबल पाइप एंड इलेक्ट्रिकल एंटी टर्माइट केबल शीटिंग। फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो कि लाइट के एक्सपोजर से डिग्रेड होती है। तो कई टाइप की प्लास्टिक होती हैं, PLA, PHB, P11। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी जो बायोप्लास्टिक की दो कैटेगरी होती हैं। आप उनके नाम में देखो, बहुत ही मिनिमम, काफ़ी आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि हम पढ़ जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज द बायोप्लास्टिक और सेकंड कैटेगरी इज द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अगर हम देखते हैं तो एक ही टाइप का लगता है, लेकिन देखो फ़र्क क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो बायोप्लास्टिक इज मेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस सच एज कॉर्न स्टार्च। ओके, ये मेनली क्या होते हैं, प्योर नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। During their manufacturing process, they save energy, emit less carbon, and plant use already have the same amount of the carbon. But biodegradable plastics में क्या होते हैं? They are made from the petrochemical but designed to break down faster. देखो बायोडिग्रेडेबल में क्या होते हैं कि जो है फॉसिल फ्यूल से बनाए जाते हैं, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से डिग्रेड हो जाते हैं। दे आर ओके, दे हैव एडिटिव्स, उसमें कुछ एडिटिव ऐड करते हैं जो उनको डिग्रेडेशन को इन्हांस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइट और जो भी मॉइस्चर फैक्टर है। अगर इनके एग्जांपल देखते हैं तो हम PBAT, पॉलीब्यूटारेट एडिपेट टर्पथलीन, पॉलीब्यूटारेट सक्सिनेट PBS, पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA एंड पॉलीकैप्रोलेक्टोन PCL। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। सो नाउ द ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो ये बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान किया है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं किया है, इसके जो बनाने की प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, इस प्रकार का दावा करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग। सो ग्रीन वॉशिंग मीन्स इट इज ए प्रैक्टिस मेकिंग द मिसलीडिंग क्लेम अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी और कंपनी प्रैक्टिस। तो एक मिसलीडिंग कर सकते हैं, मिसलीडिंग कि भाई ये प्रोडक्ट इतना सस्टेनेबल है, ये ऐसे है, वो वैसे है। सो ग्रीन वॉशिंग जो है किसी भी कंपनी को अपीयर टू मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन इट इज रियल। सो ये किसी कंपनी को इतना एक्सपोज करती है, अपीयर बनाती है, मीन्स ये सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा ओपन बताती है चीज़ों के बारे में कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या रियल, और रियलिटी क्या है। सो दैट इज अबाउट द ग्रीन वॉशिंग।
नाउ द वेस्ट मैनेजमेंट हिरार्की, जब हम कोई भी वेस्ट हो, चाहे ई वेस्ट हो, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, मेडिकल वेस्ट हो, तो उनको मैनेजमेंट की एक हायरार्की होती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हायरार्की की मतलब वेस्ट का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैनेज करने का और सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है, उनको एक ऑर्डर में दिया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो कैटेगरी अवॉइडेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजायरेबिलिटी मीन्स ऊपर से नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो डिजायरेबल मीन्स ऊपर वाले प्रोसेसेस ज़्यादा डिजायरेबल है, ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवॉइडेंस, अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि प्लास्टिक को यूज ही मत करो, हो गया अवॉइडेंस। मिनिमाइजेशन, अगर यूज करते हो तो बहुत ही कम यूज करो। जैसे आप सब्जी लेने के लिए एक बार बैग ले लिया प्लास्टिक, तो उसको एटलीस्ट आप काफ़ी दिन तक यूज करो, फिर बार बार यूज करो। मिनिमाइज, रिकवरी ऑफ मटेरियल मतलब रिसाइकल या रीयूज कर सकते हो। उसके बाद में को प्रोसेसिंग पे जा सकता है, जो भी प्रोसेस आगे धीरे जा रही है दैट इज इन्वायरमेंटली नॉट सस्टेनेबल। ओके, देन आफ्टर, यहाँ तक हम कोई भी मटेरियल से रिकवरी कर सकते हैं किसी भी आइटम की, मतलब दे आर रिकवरेबल। आफ्टर को प्रोसेसिंग दे गो अंडर डिस्पोजल मीन्स फाइनली वी डिस्पोज ऑफ, दे आर नो फर्दर यूटिलाइजेशन। इंसिनरेशन में चला जाता है, उसके बाद में केमिकल फिजिकल प्री ट्रीटमेंट, फिर लैंडफिल में चला जाता है, और फिर अनमैनेज वेस्ट। सो दिस इज द वेस्ट मैनेजमेंट हिरार्की। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, अगर अपन इसी फिगर को देख के अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच वन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शंस में आएगा अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन, को प्रोसेसिंग, लैंडफिल। तो द ऑप्शन इज द अवॉइडेंस। अवॉइडेंस इज द बेस्ट practice for the minimization of the, and which one is not environmentally suitable sustainable, landfill. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।